वहाँ पे 15 दिन जाते जाते मोसूल तक रास्ते में कई स्टेप भी आए, जैसे स्कानिया आया, बगदाद आया, उसके बाद हम मोसूल पहुँचे थे 15 से 20 दिन के अंदर। तो वहाँ जाते जाते हमने इतना एक्सपीरियंस किया ना, इतना एक्सप्लोर किया, पूरे इराक को हमने अपनी आंखों से देखा। आर्मी का बेस कैंप था, बारबेड वायर लगी हुई थी। रात को एंट्री होती थी हमारी, क्योंकि दिन में चलते थे। जब रात आती थी किसी न किसी उसमें जाते थे, जैसे इनका कोई बेस होता था, जैसे स्कानिया था, वो ऑयल रिग था, वहाँ पे एक बेस था बगदाद में था, बाय जिसको कोई छुट्टी नहीं थी, कोई त्यौहार नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो आपको 24/7 रेडी रहना पड़ता था। कभी भी बोल देते थे कि दिन की ड्यूटी है, नाइट की ड्यूटी है, या आपको ये कम 12 घंटे तो थे, 12 घंटे से आगे भी आप बोल नहीं सकते थे कि मैं इतना नहीं करूँगा। वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछते तो मैंने उनसे रैपिडली पूछा, मैंने कहा सर कि इराक में तो यूएस ने सब कुछ तबाह कर दिया, थर्मल प्लांट तो है नहीं, तो आप जो पावर जनरेशन है वहाँ पे चल रही है वो कैसे है, टीजी सेट से देते हो? तो भाई दोबारा पॉडकास्ट लेके आए संधू भाई के साथ। संधू भाई के साथ लास्ट टाइम पॉडकास्ट बनाया था, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। बहुत सारे कमेंट आए, सारे बोले संधू भाई को दोबारा ले गया। क्या था संधू भाई? बहुत बढ़िया बढ़िया जी भाई। संधू भाई से मिलने के लिए देखो 4 किलोमीटर साइकिलिंग करनी पड़ी आगे। संधू भाई को स्पेशल टाइम दिया संधू भाई का, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा क्या करें यार, मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे उनमें मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और इनके कोई मतलब आसपास भी नहीं है उसका एक्सपीरियंस के अंदर। तो जैसे बहुत मेरे ख्याल से गल्फ तो पूरे घूम लिया। हाँ जी, गल्फ और यूएन के लिए भी काम करा, नाटो के लिए भी काम करा, और मतलब ऐसे रिमोट लोकेशन पे काम कर गया है जहाँ मतलब हम तो यार जाने से डर ही जाएंगे। जब ISI की जैसे वो जानी थी उस टाइम भी आप वहीं थे इराक में जी। तो मतलब बहुत इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, और आपको इन चीज़ से मतलब बहुत चीज़ सीखने को मिलेगी कि मतलब एक इंसान स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ता है। सबसे पहले कहाँ गए थे? सबसे पहले तो गहलोत साहब मैं 2004 में दिसंबर में गया था अपना यहाँ से कुवैत। 2004 में? हाँ जी, बॉम्बे से कुवैत, कुवैत से फिर वहाँ से थ्रू अब्दली बॉर्डर वाया बस। अच्छा, बाय बस। ओके, वाया बस गए थे, बाया रोड गए थे। जितना भी वहाँ पे फाइट हुआ था, जितने टैंक वगैरह नहीं, इराकी मिलिट्री और यूएस मिलिट्री के अंदर लड़ाई हुई थी। अच्छा, तो उसके अंदर जितने भी उन्होंने टैंक तबाह किए थे या जितनी लड़ाई हुई, कोई कॉनवॉय जारी थी वो तोड़ी थी। तो हमने वहाँ पे 15 दिन जाते जाते मोसूल तक रास्ते में कई स्टेप भी आए, जैसे स्कानिया आया, बगदाद आया, उसके बाद हम मोसूल पहुंचे थे 15 से 20 दिन के अंदर। तो वहाँ जाते जाते हमने इतना एक्सपीरियंस किया ना, इतना एक्सप्लोर किया, पूरे इराक को हमने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, तो ये मतलब फायदा हो गया आपको? हाँ जी, हाँ जी। अब्दली बॉर्डर से हम निकले थे, तो अब्दली बॉर्डर से हम निकल के हम ये हिसाब लगा लो कि 2004 में निकले थे दिसंबर के अंदर। तो ये मार्च क्योंकि रुकते गए थे 10-10, 15-15 दिन हर एक उसके ऊपर। तो हम ट्रैवलिंग हमारा जो टाइम था वो 22 डेज था मोसूल तक, क्योंकि कॉनवॉय जाने नहीं देती थी आगे। कुछ दूर जाते थे, 150 किलोमीटर जाते थे, फिर शट कर देते थे, क्योंकि आगे फिर वो रोड क्लियर करते थे, लैंड माइन होती थी। तो उसके लिए था, क्योंकि कॉनवॉय चलती थी उनकी अपनी आर्मी। कॉनवॉय मतलब? अच्छा, वो जो आर्मी का काफिला होता है तरीके। हाँ जी, काफिला। अच्छा। उसके अंदर क्या होता था, उसकी हमर गाड़ियां होती थी 3, 2 आगे होती थी, एक बीच में होती थी, एक आगे एक पीछे, एक बीच में होती थी। तो उनके अंदर मेटल डिटेक्टर लगे होते थे। तो रोड के ऊपर जाती थी कि लैंडमाइन नहीं है। उसके ऊपर 2 हेलीकॉप्टर दोनों साइड में वो देखते थे, 50-50 किलोमीटर पे भी कोई रॉकेट लॉन्चर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है। उस एक कॉन्वॉय के अंदर कम से कम 40 से लेकर 70 गाड़ियां तक होती थी, जो फूड और वगैरह डिफेक्ट का सामान हो गया या आर्मी का जितना भी सामान था वो सारी कॉन्वॉय से ही आता था। अच्छा। उस कॉन्वॉय के अंदर फिर हमारी बस लगा देते थे, बस लगा के फिर वो चलती थी, 150 किलोमीटर पे जाती थी। पहले स्कानिया आता था, वहाँ पे रोक देते थे, फिर आगे बगदाद पहुंच जाती थी। तो बस वो मतलब आपकी बस के लिए इतनी सिक्योरिटी थी या मतलब? नहीं, पूरी कॉन्वॉय के लिए। अच्छा, वो सबको इतनी सिक्योरिटी देते थे। वैसे तो वो एक ट्रक के अंदर एक आदमी बिठाते थे। हमारी बस के अंदर आप हिसाब लगा लो कि 50-52 आदमी थे। तो सारे मतलब अपने इंडिया के थे? हाँ जी, अपने पंजाब के थे, हिमाचल के थे, तो हरियाणा के थे कई लड़के। तो हम मिक्स थे, सभी इंडियन भाई थे, सभी थे। उसमें 2 लड़के हमारे राजस्थान के थे।
तो इधर के हनुमानगढ़ अच्छा, हनुमान। हाँ जी हाँ, वो पंजाबी हो गए फिर। पंजाबी, वो भी पंजाबी थे, वो बोलते भी पंजाबी थे। तो बॉर्डर लगता है ना वो? बॉर्डर, हाँ जी। तो वहाँ पे ये था कि इराक में जब गए, वहाँ पे आर्मी का बेस कैंप था, बारबेड वायर लगी हुई थी। अच्छा। रात को एंट्री होती थी हमारी, क्योंकि दिन दिन में चलते थे। जब रात आती थी किसी न किसी उसमें जाते थे, जैसे इनका कोई बेस होता था, जैसे स्कानिया था, वो ऑयल रिग था, वहाँ पे एक बेस था, बगदाद में था, बायप जिसको तो बोलते काम थे। किसके, यूएस के लिए करते थे आप? हाँ जी, अच्छा, सॉरी, यूएस आर्मी के लिए काम करते थे। तो यूएस आर्मी का एक आगे कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था केबीआर को, अच्छा, कैलॉग ब्राउन एंड रूट्स। अच्छा, ये मतलब कहाँ है भाई? हाँ। कुवैत की कंपनी थी? नहीं, ये यूएस की कंपनी है Okay. केबीआर। तो इसने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डाइनिंग फैसिलिटी या जितना रहने का था, यूएस आर्मी जहाँ जहाँ ऑपरेशन कर रही है, जापान में, इराक में, इटली में, या कहीं पे भी कर रही थी, तो वहाँ पे रहने खाने पीने का जितना भी था। अच्छा, एक कंपनी को दे रहा है? हाँ, वो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उन्होंने अपने कंटेनर लगाने, डीजी सेट लगाने, पावर सप्लाई करनी, डाइनिंग फैसिलिटी देनी, ये सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो केबीआर के पास था। अच्छा। तो हम क्या था, हम केबीआर के लिए काम करते थे, तो वो यूएस आर्मी से टच था, यानी कि हम ऑफ रोल यूएस आर्मी पे थे, तो इन रोल केबीआर के लिए काम अच्छा, करते मतलब इनडायरेक्टली यूएस आर्मी के लिए काम कर रहे हो? जी जी जी। और जो बीच में जो मिडिल मैन है वो आपका केबीआर था, क्योंकि जो आर्मी थी उस टाइम पे, जो वार जोन था ना, वार जोन के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कुछ होती नहीं है, क्योंकि वो बिकॉज वी आर ए टीसी एंड थर्ड कंट्री नेशन है, तो वो एक मीडियोकर कंपनी के थ्रू लेती है। जैसे यूरोप के अंदर सप्लाई वाली कंपनियों से बंदे ले लेते हैं, एजेंसियों से, तो सप्लायर एजेंसियों से लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लेते। ऐसे ही वहां पे था कि वार जोन के अंदर कोई मर जाता था या कोई मिसहैपनिंग हो जाती थी, कैजुअलिटी होती थी, तो मतलब यूएस के जिम्मे ना आए। आर्मी को तो बहुत कुछ देना पड़ जाता था। हाँ, सही। आर्मी को तो ये इंडिया के हिसाब से ये लगा लो कि कम से कम भी 15 से 20 करोड़ रुपया देना पड़ता था। तो ये केबीआर के थ्रू लिया हुआ था उन्होंने। तो केबीआर क्या करती थी, केबीआर बंदे सप्लाई करती थी इंडिया से, तो वो अपने साथ काम करवाती थी, ऑफ रोल हम उनके थे। तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो होता था, एलओ होता था, वो यूएस का ही होता था। अच्छा, ओके। अगर आपने किसी बेस में काम करना है तो एलओए होता था। एक डीओडी कार्ड बनते थे, डायरेक्ट ऑफ डिफेंस, वो आपके आईडी होते थे वहाँ पे, हर एक उसका एक आईडी होता था। जैसे आप स्कानिया में जा रहे हो तो आपको एक आईडी देंगे गेट से, आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपको एक आईडी इशू कर देंगे। रेड आईडी का मतलब है आपको एस्कॉर्ट चाहिए, ग्रीन आईडी का मतलब है आप कहीं भी घूम सकते हो बेस के अंदर। अच्छा, ओके ओके ओके। तो ऐसे आईडियाँ बनती थी। ऐसी मेरे पास भी 5-6 आईडियाँ थी। तो बाकी एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब फिर 2 साल काम करा शायद कितना? हाँ जी, हाँ जी, मैंने 2006 में आया था, मैं वो 2007 में ही आया था जन में। तो दिसंबर वहाँ से मेरा लास्ट था। तो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट किए उनके साथ। अच्छा। वहाँ पे ये था, कोई छुट्टी वगैरह तो है नहीं थी, ना संडे की थी ना सैटरडे की, कोई छुट्टी नहीं थी, कोई त्योहार नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो आपको 24/7 रेडी रहना पड़ता था। कभी भी बोल देते थे कि दिन की ड्यूटी है, नाइट की ड्यूटी है, या आपको ये है। कम 12 घंटे तो थे, 12 घंटे से आगे भी आप बोल नहीं सकते थे कि मैं इतना नहीं करूँगा, क्यों? आप बेस में हो। बेस में तो रेजिडेंसी वहीं पे, या काम वहीं पे, या रात को भी अगला उठा सकता है। और उसके साथ छोटे छोटे, जैसे हम बगदाद के अंदर आए, बायप के अंदर आए, ग्रीन जोन में साथ में छोटे छोटे 3-4 थे। एक तो यूएस एम्बेसी थी, ट्रिपल कैनोपी थी, और ऐसे एक ब्लैक वाटर का छोटा सा कैंप था। तो ऐसे थे, उनमें अगर प्रॉब्लम हो जाती थी यहाँ पे, तो वहाँ पे भी वो सर्कुलेट करते थे। ओके। तो ये नहीं था कि हम एक ही बेस में बैठे हैं, जैसे ग्रीन जोन का बना हुआ है तो नॉर्थ फिश लेक थी जहाँ पे हमारी अकोमोडेशन थी कि यहीं पे काम है, नहीं, वहाँ पे नहीं था वो। और भी हम डिफेक्टो में जाते थे, लोकेशन में जाते थे काम करने के लिए, तो शाम को आ जाते थे। अच्छा, मतलब जहाँ उनको रिक्वायरमेंट है वहीं आपको जो स्विच जी जी जी, वो जॉब वर्क काट देते थे, आर्मी वाले जॉब वर्क काट के केबीआर को दे देते थे। अच्छा अच्छा। केबीआर हमको फॉरवर्ड कर देता था कि यहाँ पे क्या है, क्या दिक्कत है, कि इलेक्ट्रिकल का क्या है, प्लम्बिंग का क्या है, तो कारपेंटर का कोई काम है, सिविल का कोई काम है, तो वो हमको दे देते थे। वो उसके हिसाब से हम बंदे एडजस्ट कर देते थे, तो वो काम करके आ जाते थे। अच्छा। शाम को उसकी रिपोर्टिंग हो जाती थी कि कितना काम आज किया है। तो मतलब जो जितने भी यूएस के मतलब बेस कैंप थे, मतलब कैंप बना के, तो उनके अंदर आप काम करते थे? जी 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 जी।
तो फिर वहां से कुछ सीखा होगा, मतलब बहुत चीजें। अरे वहाँ से तो इतना कुछ सीखा कि हम पहले क्या थे, ये है कि अंदर उनका जो पहले तो ये जितने भी इक्विपमेंट है उनके 110 के होते हैं, हमारे 220 की सप्लाई चलती थी, उनकी 110 की चलती थी। तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर किसी को शायद पेन ड्राइव का 2004 में नहीं आई थी, 7-8 के बाद आई है इंडिया में। हमारे तब वो कॉम्पैक्ट डिस्कें चलती थी, सीडी जिसको बोलते हैं, वो भी नई नई आई थी। या फ्लॉपीज चलती थी, वो ब्लैक कलर की फ्लॉपियाँ चलती थी। तो सबसे पहले मैं वहाँ से अपना स्कैन डिस्क छोटी लेके आया था, जिसको थंब ड्राइव बोलते हैं, वो छोटी वाली लेके आया सैन डिस्क की, वहाँ से लेके आया था। तो मैं वो शायद 2 GB की थी। तो मैंने साइबर कैफे वाले को देखा कि मैंने कहा इसके अंदर डाटा स्टोरेज करते हैं, तो ये क्या है, अच्छा, ये कैसे काम करेगा। मैं कहा आप प्लग इन करो एक बार इसको, तो इसके अंदर जैसे आप फ्लॉपी डालते हो, वो डालते हो ना कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके हिसाब से ही इसके अंदर डाटा स्टोरेज होता है। तो उधर में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमने इंडिया में अभी आई नहीं थी, तो वहाँ पे थी। जैसे छोटे छोटे सीडी के छोटा सा इतना सा आता होता था, उसके ऊपर ही स्क्रीन लगी होती थी, नीचे डिस्क डालते थे, अपने अपने बेड पे रख के हम उसको चला के आराम से वीडियो देख सकते थे। अच्छा, मतलब छोटी सी, अच्छा सीडी राइटर के स्क्रीन साथ में, स्क्रीन साथ में थी। अच्छा, मतलब सीडी डालो नीचे और उसे ओपन करो तो स्क्रीन ओ ऊपर देखते रहो। ये तो मैंने अभी तक नहीं सुना। हाँ जी, वो छोटा सा होते थे। हमने वहाँ पे कई ऐसी चीजें थी जो आर्मी के लिए आती थी। जैसे वहाँ पे हमारे यहाँ पे मार्केट होती है, दुकान होती है, उनके लिए ना PX बोलते हैं उसको। अच्छा, PX होती है। PX होती है वो उसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें थी जो हमने इंडिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी अभी आई भी नहीं थी। तो वो यूज टू भी थे उसके CD ड्राइवर और साथ में स्क्रीन थी ना। तो उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी थी। खाने पीने का बहुत ये था कि एक आदमी के लिए वो कम से कम उस टाइम के अंदर भी कम से कम 5-6 हज़ार रुपया पर डे का वो वेस्ट कर देते थे। खाने का इतनी ज़्यादा वैरायटी होती थी ना खाने की। फ्रूट की कम से कम वो 5 से 7 वैरायटी तो फ्रूट की होती थी खाने में। और चिकन आप फ्राइड खा लो, रोस्टेड खा लो, कोई खा लो, इतना खाने की क्वालिटी थी। और रहने की क्वालिटी, सैनिटाइज रूम है, लॉन्ड्री अलग से है, आपने कोई कपड़ा धोना नहीं है, वो अपने आप कपड़े धोते थे। डिफाइन के अंदर आपने खाना है, डिस्पोजेबल मिलना है। इंडिया में तो तब जब मैं 2004 में गया था तब भी वो जैसे गुरुद्वारे से या मंदिर से बर्तन ले आते थे शादी में, वो जिसको वेल बोलते थे, गिलास होते थे, चमचे होते थे, रजाई गद्दे भी लेके हाँ रजाई गद्दे लेके आते थे। तो वो धोके दोबारा उसको पहले गिन के लाते थे, फिर वापस करते थे। तो वहां पे मैंने डिस्पोजेबल फर्स्ट टाइम देखा। अच्छा, कि ये डिस्पोजेबल खाते हैं, फेंक देते हैं, बंदा उसको दूसरा, हाँ 1 टाइम यूज एंड थ्रो है। तो मैं क्या भी कोई दूसरा बंदा ना यूज करेगा, और हाइजीन भी पूरी है, ये न्यू उठा रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे कटलरी देखी जो उनकी थी। तो ये कई चीजें मैंने ऐसी देखी, जैसे एक ट्रे होती थी, उसके अंदर पहले वो एक कागज का पेज लगा के देते थे, उसके ऊपर डिस्पोजेबल रख देते थे। तो जब आपने जाना है तो उसको पूरे का पूरा फेंक देना, पेपर भी साथ में जाएगा। जो नेक्स्ट बंदा आएगा उसको ट्रे धुली हुई मिलेगी, उसके ऊपर पेपर नया लगेगा। जैसे अब अपना मैकडी हो गया, हाँ जी 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 जी। ये तो मैंने वहां से देखा 2004 से। मैकडी तो तब कौन जाता था, मैं तो अभी पास आउट होके निकला था डिप्लोमा से पास आउट होके निकला। एक कंपनी के अंदर थी, एक छोटी सी धागा की कंपनी, उसमें काम किया, 1 साल काम किया। उसके बाद सीधा मैं इराक चला गया था। तो ये चीजें तो देखने का टाइम ही नहीं मिला। पहले पढ़ाई के अंदर लगे रहे, तो उसके बाद जॉब के अंदर आए। जॉब के अंदर सडनली फिर इराक के लिए चुने गए, चंडीगढ़ में इंटरव्यू थी। अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ पे तो इराक जाने का मन क्यों करा? उस टाइम तो बहुत लोग यूके बहुत क्रेज था उस टाइम तो यूके जाने का भी। मैं कनाडा का था, अबू है मेरे ख्याल से उस टाइम तो यूके का होगा। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया बहुत जाते थे। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा और कनाडा का बहुत ज्यादा क्रेज था। तो मैं क्या था, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था। तो पंजाब केसरी अखबार चलता है हमारे पंजाब के अंदर, पंजाब केसरी। हाँ जी। तो क्या था, उसके अंदर मैंने ऐसे अखबार खोला, उसके अंदर एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट आई थी कि US आर्मी की लड़ाई लग रही है ग्रीन रेड जोन के लिए। तो लड़ाई एरिया है, तो वहाँ के लिए बंदे रिक्रूट कर रहे हैं। ओके। तो उनको लिए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सभी चाहिए। मैंने भी जाके इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू क्या देना था, तो उन्होंने वो एक साउथ अफ्रीका का
ऑफिसर था जो आए हुए थे एचआर के, निकोडी समित था उनका नाम, वो आए हुए थे, आज भी मेरे को याद है, वो सामने बैठे थे। वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछते तो मैंने उनसे रैपिडली पूछा, मैंने कहा सर कि इराक में तो यूएस ने सब कुछ तबाह कर दिया, थर्मल प्लांट तो है नहीं, तो आप जो पावर जनरेशन है वहां पे चल रही है वो कैसे है, टीजी सेट से देते हैं? तो उसने मेरा ये बात सुनी तो सरप्राइज कि जितने बंदे आए हैं उनसे हमने क्वेश्चन किया, ये बंदा आते ही हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि कैसे सप्लाई है। तो मैंने उसके पूछा कि कितने मेगावाट का लगा हुआ है, कितना लोड होता है, क्या आपकी सप्लाई है, आपने क्या क्या, तो उसने मेरे से एक दो चीज़ों के मेरे आंसर दिए। उस टाइम पे कोई जाता तो था नहीं, तो उसने देखा कि हाँ ये बंदा भी ठीक है, उसने आगे कुछ पूछा नहीं, ओके कर दिया मेरे को। उसके बाद फिर गए हम बॉम्बे। अच्छा, चंडीगढ़ से बॉम्बे? हाँ जी, बॉम्बे गए। बॉम्बे JVPD है, जोगो विले पार्ले, वहाँ पे सुभाष विजय का एक दफ्तर है बहुत बड़ा, तो उनके थ्रू फिर वहाँ पे हमारा फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। ओके। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होके फिर KBR के साथ फिर हमको कुवैत लेके गए। फिर हम कुवैत में रहे, फाइल में अमंगफ में 3 महीने रहे अमंगफ में। तो उसके बाद हम थ्रू अब्दली बॉर्डर हम वाया बस हम एंटर हुए इराक के अंदर। अच्छा, बहुत चैलेंजिंग जर्नी थी। 15 से 20 दिन तो हम बस में ही रहे। एक 2 नाइट कहीं पे स्टे करना, जैसे स्कानिया में, बगदाद में नाइट हो जाती, वहाँ जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन नहीं पहुंचे तब तक आपको मतलब ऐसे बस में खबूस थे, कुवैत से भर दिए थे कंपनी ने, तो वो खबूस थे, सूख गए थे, तो उसको सूखे हुए खबूस खाने और साथ में अचार मिल जाना, अचार खा लेना या फिर ऐसे ही खा लेने, पानी पी लेना, बस यही थी लाइफ। ट्राइबल लाइफ थी वो 25 दिन। पर उसके बाद जब हम गए बेस के अंदर, अपने D3 D5 थे 2 बेस, तो हम उसके अंदर तलाफार पहुंचे, मसूल से आगे था तलाफार, वहाँ पे पहुंचे। वहाँ पे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, बीच में बेस बना हुआ है, तो उसमें सब कुछ है, जिम है, डाइनिंग फैसिलिटी है, और MWR है, पिक्चर वगैरह दिखाते हैं। आर्मी के इंटरटेनमेंट के लिए जो था वो सभी में हमारा भी एक्सेस था, हम भी जा सकते थे, जिम वगैरह में भी जा सकते थे, बस सब फ्री था। हाँ जी हाँ जी। खाना रहना तो आपको पता ही है, वो तो KBR के थ्रू ही प्रोवाइडेड था। तो मतलब पैसे तो आपके पूरे सेफ होते थे? हाँ जी, पैसे तो वहीं से US आर्मी के लिए अप्लाई करते थे, ऐसा नहीं हो सकता? US आर्मी के लिए वो वहाँ से रिक्रूट नहीं करते थे। ओके। वो वहाँ से रिक्रूट नहीं करते, ऑनलाइन करके ज्वाइन US आर्मी, एक उनकी साइट थी, वहाँ पे जाके पहले आपको अपना प्रोफाइल अपलोड करना है। उसके बाद वो 3 स्टेप वो करते थे। उसके अंदर क्या है, आर्मी जो थी उनका वो प्रोसीजर था कुछ, वो एक 3 एजेंसियों को दे देते थे कि ये बंदा टेररिस्ट तो नहीं है, इसकी जो इसने डाटा दिया है वो वेरीफाई करके दो, और एक एजेंसी और होती थी, वो देखती थी कि इसका बिहेवियर, नेचर क्रिमिनल तो नहीं है, तो वो 3 एजेंसियां आगे उसको वेरीफाई करती थी। फिर उसके अंदर ग्रीन टिक लगते थे, उनका कोई प्रोसीजर था जो आर्मी वाले ने मेरे को बताया, सॉरी। तो उसके अंदर वहां से अगर वेरीफाई हो जाता था तो वो आर्मी लेती थी। हम तो ऑलरेडी उनके लिए काम कर रहे थे। अच्छा, मतलब वहाँ जैसे इंडिया में सबके सेटिंग करके लग जाएंगे, वो वाला सिस्टम नहीं, आर्मी में वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। अच्छा, फिर आप वहाँ और की स्टोरी बताओ, जैसे अफगानिस्तान में रहे वहाँ पे। हाँ जी, उसके बाद मैं वहाँ से आया इराक में 2007 में, फिर शादी हुआ, फिर मेरा बेटा हुआ फर्स्ट राजवीर। तो उसके बाद फिर मैं सिंगापुर गया वर्किंग हॉलिडे पास पे 2 ईयर के लिए, 1 साल काम करना था, 1 साल घूमने के लिए वर्किंग हॉलिडे पास लगवा के मैं सिंगापुर पहुंचा। सिंगापुर के अंदर क्या है, लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट थी, बॉम्बे और दिल्ली की तरह। तो वहाँ पे क्या था, तो मैं वहाँ पे रहा, एरिया को एक्सप्लोर किया मैंने, लिटिल इंडिया में रहा वहाँ पे। तो वहाँ पे निरंजन लॉज है, रेस कोर्स लाइन में, दिल्ली रेस्टोरेंट के बिल्कुल बाजू में निरंजन लॉज, वहाँ पे मैं उनके पास रहता था। तो मैंने वहाँ पे बहुत, यानी कि 4 सीजन होटल के अंदर भी पार्ट टाइम काम किया। रात को जाता था तो वहाँ पे 3-4 घंटे के लिए वहाँ पे। तो मैंने देखा तो मेरे को वो लाइफ थोड़ी पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो था ना, वो उनका जो खाने का था वो थोड़ा अलग था। वो सी फूड, ये अपना मेंढक वगैरह खाते थे। तो अपनी नॉर्थ वैली में ये चीजें खाते नहीं।
तो मेरे को वहाँ मैं ना बहुत ज़्यादा, मैं खाने के मामले में इतना वो फंसी हूँ ना, चूजी होता है। हाँ हाँ, तो मेरे को ना ये ऐसी चीज़ें मेरे को इरिटेट करती हैं। और दूसरी बात थी वहाँ पे जो था ना उस टाइम पे इतने ज़्यादा जॉब के प्रोस्पेक्टस नहीं थे। ओके। तो मैंने वहाँ पे अपने 6 महीने लगाए सिंगापुर से, फिर मैं वापस आ गया। मैंने कहा अब नहीं जाऊँगा। तो सिंगापुर से वापस आके फिर मैंने अफ़गानिस्तान के लिए दोबारा, क्योंकि मैं पहले यूएस आर्मी में इराक में रह चुका था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में, तो फिर कॉल हुई ऑपरेशन एंड्यूरी फ्रीडम की। अच्छा ओके। हाँ जी, अफ़गानिस्तान की। तो वहाँ के लिए नाटो थी वहाँ पे, तो अपना कैफ के अंदर, कंधार एयरफील्ड के अंदर, उसके अंदर कंपनी थी अपनी डायनाकॉप, यूएस की कंपनी थी। तो उसके लिए हमने फिर अप्लाई किया, एलओए मिला। हम फिर मैं अफ़गानिस्तान में रहा, 1 साल रहा मैं वहाँ पे। तो आने का ये था कि जब 1 साल होने वाला था, उससे पहले हमारे कुछ दोस्तों के ऊपर मोर्टार गिर गया था, बम। ओहो। उसमें एक अपना हिमाचल का लड़का था, वो तो पूरा इंजर हो गया था, यहाँ से कट गया था पूरा। और कुछ बंदे थे, उनके स्नैपर जो थे, छोटे छोटे छर्रे उनके लगे थे, मोर्टार गिर गया था। एक बंदा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, तो उसको तो वहाँ से हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट करके वो जर्मन ले आए थे। 2 लड़कों को दिल्ली भेज दिया था वहाँ से एयरलिफ्ट करके। तो उन्होंने, तो ये है कि उसके बाद फिर 1 साल के बाद फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये यहाँ तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, क्योंकि वो लड़के जस्ट मेरे 5 मिनट पहले, फिर नाइट की हमारी शिफ्ट थी, एसएसए में हम काम करते थे वेयर हाउस में। तो हम रात को निकले हैं, रात को मैंने उनके साथ जाना था। तो वो बोलते हैं कि मेरा कुछ काम पेंडिंग था। तो उमर होकली जो हमारा वहाँ पे हेड था, तो उसने बोला कि आप ऐसे करो कि ये काम करके जाना। तो वो काम 1-2 मिनट का ही था, मैंने वो काम किया, ख़त्म किया। वो मुझसे पहले निकल गए, मैं उनके 2 मिनट बाद में हूँ जस्ट। वो ऐसे जैसे डिफेक्ट में जा रहे हैं, वहाँ पे टर्न आती थी ऐसे करके, आगे आर्मी का रेजिडेंस था। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो एकदम हुटर की आवाज़ आई है, वो रॉकेट लॉन्चर इनकमिंग उसने 3-4 बार बोला। तब एक रॉकेट लॉन्चर गिरा, तो मैंने देखा कि जिस रोड से हम जा रहे थे वहीं पे गिरा। तो मैंने कहा यार वो लड़के हमारे साथ के तो वो जा रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने जाके वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे वो लड़के तड़प रहे थे, धूल हुई पड़ी थी। तो लड़के कोई इधर पड़ा है, कोई नीचे, कोई इधर। फिर आर्मी वाले अंदर से आए, अंदर से उसको घसीट के बंदे को अंदर ले गए। अब वहाँ पे वो रेजिडेंसी थी जो आर्मी वालों की, वहाँ पे ले गए। उसकी पैंट वगैरह उन्होंने फाड़ दी। वो देख रहे थे कि इसको क्या क्या हुआ है। तो इतने में फिर हमको एमपी आई, एमपी ने हमको बोल दिया कि उनको तो मेडिकल एम्बुलेंस आई है, उसके अंदर ले गए। तो एमपी ने हमको बोल दिया कि अपने रेजिडेंस के अंदर जाओ। मैं 2 दिन सो नहीं पाया, सही बात है। वो इंसिडेंट्स देख के, बॉम्ब ब्लास्ट देख लिया अपना साथ का जो बंदा है ना, वो ऐसे मैंने गिरा हुआ देख लिया। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार क्या है, ये ठीक ही नहीं है। उसके बाद फिर मैं वहाँ से इंडिया आया, वेकेशन लेके इंडिया आके फिर मैंने एक फार्मा कंपनी के अंदर काम करना शुरू किया। मतलब पक्का मन बना ले फिर इंडिया में। हाँ जी। पर फिर आपको पता है कि अगर बाहर बंदा रहा है, सही बात है। तो 2019 के अंदर मैं फिर यूके आर्मी के लिए, अपना ब्रिटिश आर्मी के लिए, फिर मैं वहाँ से ओमान गया। ओमान में मैंने 6 महीने लगाए। तो वहाँ पे 120 लोग थे। 120 में से सिर्फ मेरे को ही एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला उनकी तरफ से, आर्मी की तरफ से। तो वहाँ आर्य इंटरनेशनल कंपनी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को चूज़ किया सोमालिया के लिए, यूएनओ के लिए। यूनिसेफ यूएनओ का जॉइंट वेंचर है सोमालिया अफ्रीका के अंदर। तो वहाँ के लिए उन्होंने मेरे को रिक्रूट कर लिया। तो वहाँ पे मैंने फिर वहाँ से मेरी जर्नी सोमालिया के लिए शुरू होगी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं उसको सोमालिया को। पायरेट्स का है वैसे, तो वैसे पायरेट्स के नाम से ज़्यादा मशहूर है। अभी बहुत से वो जहाज तो लूटे थे ना, यूएस का जहाज है बीच में। हाँ जी, वो पायरेट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा, सॉरी इंडियन जहाज भी बहुत ज़्यादा लूटे हैं उन्होंने। वो पायरेट्स ही हैं, क्योंकि वहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, भुखमरी है, खाने को कुछ है नहीं है, कोस्टल एरिया है। तो वो क्या करते थे, छोटी छोटी नाव बना के, तो जो जहाज आता था उसको लूटते थे, यही इनका काम था। अच्छा। तो ये क्या है, वहाँ पे अल शबाब करके था, जैसे अफगानिस्तान में ISI था, अलकायदा था। तो यहाँ पे तालिबान एक तरीके से। हाँ, तालिबानी थे। तो यहाँ पे अल शबाब था।
ये अल शबाब जो था ये फंडेड बाय ISI तालिबानी था। तो ये बहुत ज़्यादा अटैक करते थे, मोर्टार भी आते थे, रॉकेट भी आते थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने UN ने क्या किया था कि जो एयरपोर्ट था ना उसके साथ में अपना एक एरिया बना रखा था, बारबेड वायर और टी वॉल्स के साथ एक अपना एरिया बना रखा था। उसके अंदर हमारा कैंप था। तो हम UN के लिए काम करते थे, यूनिसेफ UN के लिए काम करते थे वहाँ पे, UN के लिए। तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे भी काम किया सोमालिया में। तो सोमालिया के बाद वहाँ से कुछ आगे था उनका एक स्टेट, वहाँ पे भी मैंने 6 महीने में वहाँ पे भी लगा के आया हूँ। ओके। एक 1.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया सोमालिया के अंदर। तो फिर मैं इंडिया आया, इंडिया आके फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर फार्मा कंपनी ज्वाइन कर ली। दोबारा वही कंपनी? हाँ, वही कंपनी ने मेरे को रिवाइटल कर लिया। अच्छा। तो ये है कि चलो लक था, मैंने वहाँ से फिर अपनी लाइफ शुरू की। सोमालिया देश एक ऐसा गरीब देश है, वहाँ पे ये है कि खाने के लिए भी एक दूसरे की कत्ल कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। सोमालिया तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, इंडियन तो पता क्या है, इंडियन पहले ये बॉम्बे के बिल्कुल सामने सोमालिया पड़ता है। ओके। सोमालिया बिल्कुल बॉम्बे के सामने पड़ता था। जितना व्यापार होता था इंडिया से, जो पहले थे व्यापारी इंडियन, वो सीधा सोमालिया को जाकर टच करते थे। ओके। तो वहाँ से अफ्रीका को चलते थे। जैसे हमारे स्पाइसेस बहुत है, राइस बहुत थे, तो वीट बहुत थी, तो ये जाते थे अपने सोमालिया जाते थे, सोमालिया से पूरे अफ्रीका को आगे डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो एक हब था। उसके बाद जब वहाँ पे ये नक्सलाइट वगैरह आए हैं, उग्रवादी आए हैं, आतंकवादी आ गए, अल शबाब वगैरह आ गए, टेररिस्ट ग्रुप आ गए, तो इन्होंने क्या किया, वो जितने गरीब थे उनको और गरीब कर दिया। ओके। वो तो इतने अब रिसोर्सेज लूट लेते। बस वो तो इतने ज़्यादा बेचारे, ये है कि तरस योग हालत है वहाँ। सोमालिया में वो वीडियो देखी वो, मतलब बम के लगा के, जैसे वहाँ तुम्हारा सऊदी अरेबिया में वहाँ भी जाते हो। हाँ जी, हाँ। पानी के रास्ते, मतलब पानी के रास्ते वो क्या करें हम, वहाँ सही बात है, भूखे मरने थे। आप ये हिसाब लगा लो, 40-45 डिग्री की गर्मी के अंदर टीन सिर्फ होता है इनकी छत के ऊपर। आप जाओगे ना कभी सोमालिया में, लोहे का टीन होता है ना, वो तप जाता है ऊपर से। तो वो नीचे ना पीने का पानी है, ना खाने को कुछ है। बेचारे वो कैसे वहां पे टाइम पास कर रहे हैं। अब ये देखो, ऊपर का टीन तप जाता था। मतलब लाइफ बहुत वो है, बहुत ज्यादा, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है अभी वो। इसीलिए तो वहाँ भी मुझे वही काम था जो आपने मतलब इराक में काम करा उस तरीके से? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे भी सिर्फ अफगानिस्तान में मेरा जो था, मेरा वेयर हाउस का काम था। ओके। तो वहाँ पे ये था कि सिर्फ ये था कि मेरा मटेरियल स्पेशलिस्ट कंट्रोलर था ना अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे जो था वो वही मेरा इलेक्ट्रिकल का काम था। तो DG सेटअप करने, उनकी वायरिंग करना, और पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये करना। आगे ही बने बनाए कमरे आते थे इनके, जैसे वो होता है ना, जैसे कंटेनर वगैरह होते हैं, कंटेनर रूम, उनकी सप्लाई के लिए MDB लगाना, MDB मास्टर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना, फिर आगे उसके दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फिर आगे सप्लाई। बस यही काम था, इलेक्ट्रिकल का काम था यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे ये था कि खाना अफ्रीकन स्टाइल था, बॉयल, जैसे पम्पकिन वगैरह, कद्दू वगैरह हम खाते हैं, वो बॉयल करके रखते थे। चिकन भी बॉयल करके रखते थे, जितनी भी वेजिटेबल्स होती है वो बॉईल करके रखते थे। तो फिर वहाँ काम करा, फिर यहाँ आने का विचार कैसे बन गया फिर? यहाँ पे विचार ऐसे बना, अभी भी मैं एक फार्मा कंपनी में काम कर रहा था आने से पहले। तो मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव था। तो मेरे पास 2 डिपार्टमेंट थे, एक यूटिलिटी इलेक्ट्रिकल था। तो मेरे को ये था कि मैंने कभी यूरोप में काम नहीं किया था। यूरोप में काम नहीं किया था। एक ये था कि मैंने बोला कि इतना मैंने गल्फ देख लिया, एशिया देख लिया, सिंगापुर देख लिया, तो अपना छोटे मोटे कंट्रियाँ घूम ली। तो हमने गल्फ देख लिया, सारा देख लिया, इधर गल्फ एशिया देख लिया। मैं कहा थोड़ा यूरोप को एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि एक बार इराक से तो मैं आया हूँ, इस्तांबुल तो आया हूँ मैं एक बार आर्मी के काम के लिए। तो मैं वापस चला गया था, यहाँ पे 1 वीक रुके थे, कुछ DG सेट लेने आए थे, तो निकल गया था। तो पर इनकी लाइफ जो नज़दीक से देखनी थी मेरे को,
कि कल्चर कैसे है, बिहेवियर कैसे है, आदमी कैसे रहते हैं, तो क्या क्या है। तो वो यहाँ तो पे- आप घूमने आए थे, वो तो काम करने के लिए आए? वो काम था, क्योंकि वो ना हम एक हफ्ते के लिए जो मोज़ूल के अंदर हमारे 1 मेगावाट के 2 डीजी थे ना, वो फेलियर थे। ओके। वो फेल हो गए थे, तो हमने वहाँ से एयरलिफ्ट करने थे 2 डीजी। तो उसके लिए हम आए थे इस्तांबुल से हमने उनको एयरलिफ्ट किया था। वो यूएस से आए थे इस्तांबुल से हमने उनको एयरलिफ्ट किया था मोज़ूल। ओके जी तो मतलब मैं ये मतलब कहने का मतलब ये, जैसे यहाँ पे आप आए हो, जी जी। अगर एक्सप्लोर ही करना था यूरोप, तो 1-2 दिन के लिए घूमने आए थे, मतलब महीने के लिए? नहीं नहीं, जब तक आप वहाँ पे रहते नहीं, काम नहीं करते, अब आप घूमने के लिए आए हैं, आप क्या करोगे? आप किसी से पूछोगे यार ये बताओ कि यहाँ पे फेमस साइट क्या है, वो आपको 10 चीज़ें बता देगी, या नेट बता देगा, ये बता देगा। आपको ये नहीं बताएगा ये बंदे कहाँ लाइफ पे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इनकी स्ट्रगल क्या है, ये काम कैसे कर रहे हैं, खा क्या रहे हैं। आप रेस्टोरेंट में जाओगे, जो आप गूगल पे चेक करोगे, मैप पे, ट्रैवल गाइड पे देखोगे कि फेमस रेस्टोरेंट ये है, आप ये है, पर ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो कहाँ पे खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, वो आप कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। आप कभी नहीं जान पाओगे कि इनका लाइफस्टाइल है क्या है। टूरिस्ट कभी भी लाइफस्टाइल सही बात है। पा नहीं सकता जब तक हाँ। आप ना रहे। जब तक गहरे पानी में नहीं जाओगे तो मोती नहीं मिलेगा। ऊपर से तो 100 जहाज निकल जाते हैं, किसी को मोती नहीं मिल रहा, ऊपर कोई मोती नहीं गहरे पानी में तैरता। जाना पड़ता है। गहरे पानी में अगर आप डीप जाओगे ना, जितना डीप जाओगे, आप देखो मैं यहाँ पे बाहर घूमता हूँ तो मैं यहाँ पे बंदों से बात करता हूँ, उनकी लैंग्वेज में करता हूँ। कुछ को इंग्लिश आती है, उनसे बात करता हूँ, वो मुझसे खुलते हैं, फिर बात करते हैं कि नहीं मैं ऐसे हूँ, ऐसे है, ऐसे। वो बात करते हैं तो पता लगता है कि वो कैसे हैं, वो उनका खाने पीने का स्टाइल क्या है, कल्चर क्या है, उनके ट्रेडिशन क्या है, वो क्या किस चीज़ में बिलीव करते हैं, क्या नहीं। टूरिस्ट को इतना पता नहीं लग पाता। 2 दिन में मेरा तो ये है नहीं कि मैं 2 दिन में सिर्फ ट्रैवल करूँ और चला जाऊँ, वो तो मेरे पैसे भी वसूल नहीं हो गए। सही बात है, इंडिया से आने में बहुत पैसा। हाँ, इंडिया में आने में यही हिसाब लगा लो, अगर टूरिस्ट वीज़ा भी लगा रहे हो कम से कम 2 लाख रुपया, तो आपका यहाँ पे रहना, खाना और जाना, आना जाना इतने में लग जाता है आराम से। और ये तो अच्छा है कि यहाँ पे आओ, साइट सीइंग करो, ठीक है, और कंट्री को एक्सप्लोर करो, तो पैसा भी कमाओ। यू हैव समथिंग इन योर पॉकेट। मैं गवाने से ज़्यादा बचाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ये बात सही बोली आपने, घूमने का घूमना रहेगा, इंसान पैसे भी कमाएगा। तो लैंग्वेज तो सीखी भी थोड़ी बहुत, कुछ सीखा होगा। हाँ, इनको हेलो हाय बोल लेते हैं। अच्छा, मतलब कैसे बोलते हैं? मजाक, जैसे सुबह हम गए, dobro jutro बोल दिया, मतलब गुड मॉर्निंग को। हाँ, गुड मॉर्निंग बोल दिया, तो उसको बोल दिया kako si। अच्छा, kako si। हाँ, आप कैसे हो, तो वो बोल देते हैं dobro। एक होता है odlično। dobro मतलब? dobro का मतलब होता है गुड। ओके। गुड। एक होता है odlično। हाँ, इसका मतलब होता है कि बहुत अच्छा। odlično। हाँ, एक उससे भी ऊपर होता है सुपर, उसका होता है प्रवालिगा, मतलब वेरी गुड, मतलब बहुत वेरी गुड, उसको बोलते हैं प्रवालिगा। जो ये बोलते हैं, ये आप इनसे बोलोगे ना kako si, ये बोलेंगे dobro। ये इतना ही बोलेंगे कि आप इंडियन हो, आप इतने से समझोगे dobro से। ये मेरे को पूछते आगे से ती, तो मैं आगे से बोल देता हूँ प्रवालिगा, तो दे आर वेरी सरप्राइज एंड वो हंसने लग जाते हैं कि यार ये कैसे है, ये कैसे बोल रहा है। फिर मैं उसको बोलता आई दे बॉक, बाई को बॉक बोलते हैं ना, ये चाओ बोलते हैं, आई दे बॉक, तो मैं बॉक बोलता हूँ, वो फिर दो वर्जीनिया बोल देते हैं हैव ए गुड डे, तो बड़ा खुश होते हैं कि नहीं यार ये तो फिर अच्छा कम्युनिकेट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है बंदा। कनेक्टिंग पीपल के लिए लोकल लैंग्वेज। अब मैं टूरिस्ट होता, मैं इतना थोड़ी जानता था। सही बात है, अब लोकल लोगों से बात करते तभी नहीं जानते। आप रहोगे, आप उनके अंदर रहोगे, बात करोगे, साथ में काम करोगे तो सीखोगे। ऐसे नहीं सीख पाओगे, क्योंकि लोग तो सोचते हैं कि अमेरिका, कनाडा, बट जो लोग मतलब थोड़े अपने पैसे नहीं है, वो मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को मतलब आगे एक पुश करते हैं, पुश कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे जिस इंसान के पास पैसा है वो तो सीधा अपने पैसे देगा, सीधा अमेरिका, कनाडा, यहाँ पर बाहर चला जाएगा। सही। अब जिसके पास नहीं, आप जैसे हम जैसे, वो तो फिर क्या करते हैं, एक सीढ़ी चढ़ गए, फिर दूसरी सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप वो अच्छा रहता है। पता क्या बात है, अगर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो ना, तो आप कहीं ना अपने पिलर मजबूत कर रहे हो। सही है। अगर आप सीधा टॉप पे जा रहे हो ना, तो वहां पे गिरने के बाद आपके पास कोई बेस नहीं होगा,
फिर वो भाई वो मजा भी नहीं आता यार। मजा नहीं है। जैसे मतलब एक इंसान बड़ी मेहनत करके जाता है ना आगे, स्ट्रगल करके जो हाँ, बनोगे ना हाँ, आप, एक ये है कि सोना जब पिघलेगा ना तो कुंदन बन जाएगा, क्या बात है, और सोना सोना रह जाएगा। सोना सोना है। अब जितना आप तपोगे ना, बाहर घूमोगे, इधर से मिलोगे, बंदों से इंटरेक्ट होगे, अलग अलग कंट्रियों में जाओगे, एक्सपीरियंस लोगे वहाँ का, कल्चर देखोगे, वे ऑफ टॉकिंग देखोगे, वो कैसे दूसरे के साथ बिहेव करते हैं या कैसे है, उनकी लाइफस्टाइल कैसे है, उनका कल्चर क्या है। मेन तो होता है कल्चर का, कल्चर एक डिफरेंट मिल जाता है। तो उससे क्या है, जो बंदा इसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, फिर वो आदमी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे टाइम पास होता रहता है और बंदे को एक्सपीरियंस होता रहता है कि हाँ मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ अपने आप को, कैसे स्टेबल कर सकता हूँ। एक मतलब इंसान का प्रोस्पेक्टिव ही चेंज हो जाता है, मेरे को लगता है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, थिंकिंग सब कुछ चेंज हो जाती है, बिहेवियर चेंज हो अभी जाता जैसे है। हाँ, एक इंसान को जैसे सपोज कर, एक पंजाब से इंसान आ रहा है, जी जी, पंजाब से डायरेक्ट यूरोप आ रहा है, और एक इंसान धक्के खा के आ रहा है, धक्के का क्या, तो उन दोनों में तो बहुत फर्क है। बहुत ज्यादा फर्क है। आपको एक बार बताऊं, जो पंजाब से आ रहा है तो अगर वो 8-10 लाख रुपए लगा के आ रहा है तो उसने ज्यादा स्ट्रगल तो लाइफ में की नहीं होगी। खाना खाया, सॉरी, खाना खाया, सुबह प्लेट उधर रख दी, मम्मा ने उठा के धो दी। यहाँ पे तो बनाना भी खुद है, खाना भी खुद है, बर्तन खुद से धोने हैं, कपड़े धोने हैं, बल्कि ये है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। मतलब जैसे आप आए है ना, अब आप जैसे मतलब इतना एक्सपीरियंस लेके आना, तो जब इंसान जैसे इतना एक्सपीरियंस उसके पास होता है तो जैसी भी सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए प्रिपेयर रहता है वो, प्रिपेयर, हाँ जी हाँ जी। हाँ। अब जैसे जो नया इंसान आ रहा है ना, उसको तो ये वो मतलब थोड़ा उसको उन चीजों का पता नहीं होता, तो वो मतलब इजीली ना मतलब अपना वो डाइवर्ट कर सकता है उसे कोई भी। बस बस बस, वो क्या है कि यहाँ पे क्या है, कहते एक कहावत है इंग्लिश में, कहते अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। सही है, सही है। तो अपनी लड़ाई यहाँ पे आके सेल्फ से हो जाती है। फाइट योर ऑन बैटल। यस यस यस। ठीक है जी, अपनी लड़ाई खुद से लड़ने यहाँ पे जब आओगे, खाना खुद से लाना भी खुद है, बनाना भी खुद है, और सब धोना भी अपने आप है, कपड़े बर्तन। तो ये है कि कहीं ना कहीं आदमी को ये लगता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में जो लड़के हॉस्टल की लाइफ जी चुके हैं, मैं रहा हूँ इंजीनियरिंग करते हुए, मैं हॉस्टल में रहा हूँ, मैं बटाला में रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक 2099 का मेरा बैच था, तो 1 ईयर मैंने दिया है बटाला के अंदर। तो उसके बाद फिर मैंने माइग्रेशन करवाई थी अपनी मोहाली के अंदर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुन्नी माजरा मोहाली में पड़ती है, चंडीगढ़ से नियर बाय थी, तो मैंने वहाँ पे की है। तो वहाँ से जो लाइफ मेरी हॉस्टल से स्टार्ट हुई थी ना, हॉस्टल ने मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया, जैसे डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन। वहाँ पे अलग अलग स्टेट के, पंजाब के कई ऐसे था कि अदर स्टेट से भी आते थे, राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल से, अदर स्टेट का कोटा होता है ना 7%, तो वहाँ से कई लड़के आते थे। तो जब वो लेके आते थे ना लड़के, वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना सब कुछ लेके आते थे। एक मिक्सचर होता था उनका कि हाँ, नए नए बंदों के साथ मिलना, फिर उनसे बात करनी। फिर हॉस्टल की एक लाइफ ऐसे थी, एक बैचलर लाइफ है, उधर मदर फादर कोई नहीं होता, सेम लाइक जैसे आप गल्फ में या यूरोप में जा रहे हैं, अमेरिका कनाडा में जा रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने खाना बनाना तो वहीं से सीख लिया था। अच्छा। हॉस्टल से ही, हॉस्टल से जो सीनियर होते थे वो रात को अपना बैठे रहते थे, बनाओ जी, रोटी बनाओ, चिकन बनाओ, सब्जी बनाओ। तो वहां से उन्होंने मेरे को, तो वही खाते हैं सारे। हाँ, फिर वही वो बनाते थे। हॉस्टल के अंदर फ्री लाइट होती थी, हीटर लगा के चलो जी अपना चल रहा है। तो वहां से जो स्टेप मिले हैं ना, जो बेस बनना शुरू हुआ है, तो पहले ये था कि पगड़ी बांधनी आती थी, पटका बांधता, तो सीनियर बोलते थे तू बड़ा हो गया, तेरे दाढ़ी आ गई। उन्होंने सिखाया भी बहुत कुछ है, ऐसे नहीं कि वो ऐसे ही कर रैगिंग ही लेते थे। तो नहीं, वो एक प्रोफेशनल जो लाइफ थी ना, उसके अंदर एडजस्ट करने का बताते थे कि हाँ नहीं ऐसे करो, ऐसे रहो, आप ऐसे पढ़ो। वो पढ़ने के लिए भी बताते थे कि तू यार ऐसे मत पढ़ा कर, जब शोर होता है तब मत पढ़ा कर, रात को पढ़ा कर। हाँ, जैसे मैं मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं मतलब बीच में काम नहीं था मेरे पास, तो मैं मतलब पार्ट टाइम काम करने जाता था। तो जो ऑनर था ना, वो मतलब मेरे को मतलब डेली पूछता था कि तू अपने कपड़े खुद धोता है, तो मतलब तो कपड़े मतलब ऐसे मतलब प्रेस करके रखता है किस तरीके से। तो मैं उसको बोला, मैंने मतलब मेरे कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं, ये है वो है, तो मतलब मैं थोड़ा सा केयरलेस हूँ। तो मेरे को बोला कि ऐसे नहीं चलता, तो डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, कल को तेरी वाइफ आएगी,
वो देखेगी अगर कोई लड़की तेरे रिलेशन में आएगी वो ये चीजें देख के आएगी छोटी छोटी कि तो सही किस बात। तरीके से रहता है, मतलब तेरा वे ऑफ लिविंग कैसा है, तो वो मतलब वो चीजें इफेक्ट पड़ती करती है इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि मतलब एक अप करती है, अपलिफ्ट करती है। हाँ ये सही बोला आपने, मैं एग्री हूँ आपके साथ। आप एक क्वालिटी के अंदर आ जाओगे हम्म, तो ये है कि दूसरों में आप थोड़ा अलग दिखोगे, क्योंकि अब डिसिप्लिन में एटिकेट्स एंड मैनर्स आ जाएंगे। हाउ टू डील विद अनदर पर्सन, ना दूसरे बंदों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे एडजस्ट होना है। adjust और होना। ये एडजस्टमेंट है ना जो लाइफ की, ये बचपन से चलती शुरू हो जाती है। इंडिया में तो आपको पता ही है कि आप एडजस्ट करना सीख गए तो इंडिया में रह रहे हो, बसों में जा रहे हो एडजस्ट होना सीख गए, खड़े होके भी एडजस्ट हो रहे हो, बैठ के एडजस्ट हो रहे हो, ट्रेनों में एडजस्ट हो रहे हो, राशन कोई की बाहर एडजस्ट हो रहा है पकड़ के। हाँ जी, और राशन की लाइनों में भी एडजस्ट होते थे। आपके टाइम में तो पता नहीं, पहले डिपू पे तेल मिलता था मिट्टी का, 1990 की बात है। डिपू में तेल मिलता था, शाम को आ जाता था ड्रम, तो पूरे मोहल्ले में पता लग जाता था कि सुबह तेल मिलेगा। 5 बजे लाइनों में लग जाना, जाके वहाँ एडजस्टमेंट देखनी भी है, हमारा अंकल कौन खड़ा है आगे लाइन में, दूसरी तीसरी जगह पे अगर अंकल होता है, अंकल जी नमस्ते कैसे हैं, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। अगर अंकल को पहले रोज नमस्ते बोल रहे हो तो उसी तो वो बोलता था कि हाँ, अगर वो आप उसी दिन जाके नमस्ते बोल रहे हो, फिर वो दाल में काला है ये पर्ची लेने के लिए मेरे को नमस्ते बोल रहे हैं। तो ऐसे 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 एडजस्टमेंट लाइफ का एक पार्ट है। अगर आपने एडजस्टमेंट अपने आप को करना सीख लिया तो आप सक्सेस हो जाओगे। क्यों? हर एक चीज का पता क्या बात है, आपको लाइफ में हर जगह पे नो मिलती है। नो यस, क्या बोलोगे? आप गए कहीं पे, एक दुकान पे गए, वो काम है या मैं कर सकता हूँ, बोलेगा नो। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नाइस। आपने अगला मौका, वो उसने आपको बोल दिया कि मेरे पास मौका नहीं है, उसके पास शायद ना हो, तो नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट। आप आगे जाओगे, क्या पता वो आपको 5 यूरो 3 यूरो या कितने पे 2000 3000 पे रख रहा है, आगे आपको 10,000 खड़ा मिल रहा है। अब बेटर अपॉर्चुनिटी। हाँ, जैसे एक छोटा एग्जांपल देख लो ना, जैसे आप हो, मैं हूँ, बहुत से लोग इंडिया से वीजा लगाते हैं। अब लेकिन जैसे आपने नो वाली बात बोली, अब एक इंसान को नो मिल रही है, वो देख रहा नहीं ये मेरी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, वो दूसरी जगह जाके ट्राई करेगा, वो 3 जगह करेगा, वो बस ये देखेगा कि मेरे को मतलब करना है। और दूसरा इंसान है वो नो मिल गई, वो जब सोचेगा यार मेरे किस्मत ही खराब है। तो मतलब ये फर्क दिखता है इंसान के अंदर, एक नो को किस तरीके से लेता है, नो को किस तरीके से लेता है। तो ये सही बात है, तो ये माइंडसेट के ऊपर है सारा कुछ। किंग ब्रूस और स्पाइडर की कहानी थी ना, जो मकड़ी बार बार चढ़ती है, हाँ। गिर जाती है, वो कई बार फाइट करता है, हार जाता है, तो मकड़ी बताती है कि एक बार मैं ऊपर चढ़ चुकी हूँ तो मैं सक्सेस होगी बार बार करने से, तो लगातार करने से। वो यही कहानी का मॉरल है कि नो जो है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, कि अगला करते रहो, लगातार करते रहो। ये है एक, तो ये बात है कि अपने आप को ये नहीं करना डिप्रेशन में आ जाओ, अपने आप को कम आंकने लग जाओ कि नहीं यार मैं कहाँ करूँगा, अरे मैं तो ऐसा है ही नहीं, मैं तो कर नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, देन गिव इट टू अदर। पहले अपने ऊपर आत्मविश्वास रखो, अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने पास रखो कि यस आई कैन डू इट। नो है कोई बात नहीं यार, ये बहुत अच्छी बात है। लाइफ में जितने भी नो है वो कोई ना कोई, जितने भी मिलियनर बिलियनर हैं, दे आर ड्रॉप आउट। अदानी अंबानी जो भी आप देख लो, दे आर ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉलेज स्कूल से, ड्रॉप आउट है, दे आर सक्सेस। आप सचिन तेंदुलकर अगर ग्रेजुएशन कर जाता, वो तो कभी बॉम्बे का था, या तो मर्चेंट नेवी में जाते या कहीं और जाते। अब अगले ने इतना बड़ा पैशन फॉलो करा अपना उसने। सही बात है। नहीं, आपने सही बात बोली, विल पावर होनी चाहिए इंसान में। आप यही देख लो, एक छोटा एग्जांपल, अब यहाँ इतने लोग काम कर रहे हैं, बहुत से लोग 20-20 साल के, 22-22 साल के, वही मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते, बहुत से 35-40 साल के वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्योंकि ये सही बात है, इंसान की विल पावर पे चीजें डिपेंड करती हैं। उनको एक्सपीरियंस हो गया ना, लाइफ एक्सपीरियंस भी हो गया, बट सोचने को तो ये भी सोच सकता है इंसान की नहीं यार मेरी उम्र हो रही है, मैं इतना काम कहाँ कर पाऊंगा, बट उसके अंदर विल पावर है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, जब दूसरा कर रहा है मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सही बात बोली, अगर विल पावर है तो मतलब 40-50-60 साल का इंसान हो गया तो मतलब आराम से अचीव कर एज नहीं, मतलब दूसरे के साथ कॉम्पीट कर सकता है, कम्पीट आराम से कर सकता है। क्यों? अपने आप को कम आंकना नहीं है हमें। आप बॉडी ये है, बॉडी को आप जैसे बोलोगे ना, इसको आप जितना भी ज्यादा करोगे, जितना भी हार्ड वर्क करोगे, ये कुंदन बनता जाएगा सोने से। जितना इसको आराम लगवा दोगे, आलस से लगा दोगे, ये आपको खराब ही करेगा।
रोटी भी डाइजेस्ट नहीं होती बंदे को, अगर बंदे ने काम नहीं किया ना, सही बात। तो आपने अगर खा लिया तो रोटी भी डाइजेस्ट नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे काम पे जाते हैं ना, अभी जैसे पिकिंग करते हैं, अब जिस कभी कभी क्या होता है मन नहीं करता पिकिंग नहीं करने, अब जिस दिन क्लीनिंग कर लेते हैं ना पेट ऐसे खराब रहता है, खाने डाइजेस्ट नहीं हुआ। डाइजेस्ट नहीं होता। सच बता रहा हूँ संधू साहब, मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैं मतलब उस पर नहीं जाता, अगर मेरे को बोलते ना क्लीनिंग कर ले मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिकिंग करता रहता, शरीर चलता रहता ना, तो एकदम मतलब बॉडी थोड़ी सही रहती है, खाना पचता जाता है, मूवमेंट रहती है, हार्ड वर्क रहता है, स्वेटिंग आती है, टॉक्सिन्स निकलते हैं बॉडी से, तो कितना अच्छा आपका कार्डियक रेसिप्रोकेटरी सिस्टम है जो वो अच्छा इंप्रूव हो रहा है, आपको सांस चढ़ रहा है, आप पानी पी रहे हो, डाइजेस्टरी सिस्टम आपका इंप्रूव हो रहा है, कितना कुछ एक्टिविटी से तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। अगर हम बोल दें नहीं हम तो बूढ़े, अब आपको एक बात बताता हूँ, यूरोप में 60 साल का बंदा एक चैलेंजिंग जॉब कर रहा है जो एक 20 साल का बंदा इंडियन कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? अपने वाले क्या है, अपने वाले 60 साल में बोल देते हैं कि हमारी तो एज हो गई है, अब मंदिर देखो, कहीं तीर्थ यात्रा पे जाके आते हैं, पर ये लोग गिव अप नहीं करते। जैसे जापान के लोगों ने बोला हुआ है ना कि हमने 90 साल तक काम करना है। 90 साल तक? हाँ, उन्होंने लाइफ सेट की हुई है, हमने क्या लाइफ सेट की है, 45 तक करेंगे माइंड सेट। उसके बाद ये है कि हम सिटिंग जॉब ले लेंगे, तो 50-55 तक वो करेंगे, उसके बाद जी हम देखेंगे भी रिटायर होके कहीं जाएंगे, कहीं भजन कीर्तन करेंगे, ये वो। पर वो लोगों ने किया हो कि हमारा वर्क ही हमने इतना लेके जाना है, जैसे माइंड सेट है ऐसी बॉडी चलती है। माइंड सेट ऐसे करो कि हाँ हमें ये करना है, बस ये है कि लाइफ में कभी भी पॉजिटिव रहो। नेगेटिव वालों जो नेगेटिव थिंकर हैं उनसे थोड़ा दूर रहो, उनको सुनो, जरूर सुनो, उनको बदलने की कोशिश मत करो, उनसे सुनो, कुछ अच्छा दे रहा है तो ले लो, अब्जॉर्ब कर लो, बाकी कीप टू द डिस्टेंस, पॉजिटिव रहो, अपने एम की तरफ रहो कि मैंने करना क्या है लाइफ में, डिस्ट्रैक्ट मत हो। आजकल के जो लड़के हैं, युवा, किसी से पूछो भाई तूने क्या करना है, मैंने बाहर जाना है जी, वहां क्या करेगा, मैंने पीआर ले लेनी है, फिर क्या करेगा, बस जी फिर लाइफ बढ़िया। तेरा एम क्या है भाई, तूने करना क्या है, तूने वहां पे बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, तूने वहां मकान लेना है, अपनी फैमिली सेट करनी है, या इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके उसका कोई बिजनेस करना। उनका कोई ब्रॉड विजन है ही नहीं, उनका विजन तो बहुत कम है, विजन तो इतना है कि हमारे को बस एक स्टेप लग जाए। वो भी मतलब वो विजन नहीं, एक तरीके से वो उसे ये बोल सकते हैं कि मतलब वो मृग तृष्णा। हाँ, दूसरे की देखा देखी था कि यार वो चले गया, बस मैं भी बस उस तरीके से मेरे स्टैंप लग गया, मतलब एक क्लियर पर्सपेक्टिव, मतलब क्लियर एक वो माइंड सेट नहीं होता है। बहुत से लोगों का ऐसी बात नहीं है, बट ये बात सही बोली है, बहुत से लोगों का मैंने देखा है। लेकिन जैसे अभी आप सोचो, एक इंसान का जैसे जो गोल है, गोल के साथ उसका जो वो काम कर रहा है, वो प्रोसेस जो है वो मैच करना चाहिए, बिल्कुल। अभी सपोज आपको डॉक्टर बनना है और आप मैकेनिक का काम कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं बनेंगे। और पढ़ाई भी है, हमको ये है मेडिकल ही करना पड़ेगा। हाँ, हम आईटीआई करके डॉक्टरेट नहीं कर सकते। हाँ, अभी कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई अब क्या करना चाहता है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन तो मैकेनिक, मेरे को यार ऐसे टाइम पास कर रहा, तो वो चीज तो सही नहीं है, वो इंसान को वो अपना मतलब वो प्रोसेस में जाना पड़ेगा। हाँ, वो मिस ट्रैक हो जाएगा। क्योंकि जो अपना ट्रैक है ना, ट्रैक जो गोल का अचीवमेंट का जो ट्रैक है, उससे कभी भी हमको मिस ट्रैक नहीं होना। ये सही बात। लाइफ के अंदर ना मिस ट्रैक करने वाले बहुत होते हैं। जैसे कि आपको बोल देंगे चल यार पढ़ तू बाद में लेना, चल घूम के आते हैं, यार उस पब में पार्टी चल रही है, चलो वहां घूम के आते हैं, चलो यार पिक्चर देख लेते हैं, वो मिस ट्रैक करते हैं। एंजॉय करो, डोंट गो फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी, मतलब बस हाँ, आपके जो मतलब आपके लिए जो सही है उस पे जाओ, मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ कुछ मिल रहा तो वहां भी चल रहा हूँ, वहां कोई अपॉर्चुनिटी वहां भी चल रहा हूँ, जो आपकी लाइफ के लिए आपको लग रहा है कि ये मेरे एम के पास लेके जाएगी ये वाली अपॉर्चुनिटी, तो उसके पास जाओ। और दो नावों में पैर रखोगे तो डूबोगे। सही बात है। एक नाव में पैर रखो और उसी के पीछे जो अपना गोल है ना, उसके लिए निरंतर रात दिन प्रयास करो कि मैं ये अचीव करूं, इन टाइम करूं। ये नहीं कि मैंने अगर कोई चीज करनी है, मैंने नीट का पेपर देना है, मैंने आईएएस का देना है, तो मैं 10 साल में करूं, नहीं। उसको बोलो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं वो निकलूं, उससे रात दिन उसके ऊपर ही ध्यान रखो, कंसंट्रेट एक जगह करोगे ना। दिमाग दिल ऐसा है, दिल बोलता है कि नहीं बाद में कर लेंगे, दिमाग बोलता है नहीं, भगवान ने जो ये दिया है ना, ये मास्टरमाइंड है, ये कंट्रोलर है बॉडी का, ये बोलता है आप कभी करने की कोशिश करना, ये बोलेगा नहीं,
आप रुको यहाँ पे, गहलोत साहब रुकिए, ये मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है। दिल बोलेगा चलिए यार क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट की तो बात है। हाँ, वो एक वो शॉर्ट टर्म सोचता है, एक लॉन्ग कि- टर्म। हाँ, एक मतलब वो जैसे सपोज मतलब अभी जैसे अभी बियर पी रहे तो मतलब बियर आपको शॉर्ट टर्म वो देगी, मतलब एक किक देगी, तो वो सोचता है बियर पी ले तो मजा आएगा, लेकिन वो दूसरा माइंड होता है, वो बोलता है नहीं यार बियर नहीं पीऊंगा, मेरी हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब होगी। मैं मतलब मेरे को हेल्दी चीज लेनी चाहिए। सही। तो बहुत से लोग वो उस तरफ चल जाते हैं, मतलब जो मतलब वो शॉर्ट टर्म वो देता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उस चीज का, मतलब सब फील गुड कराता है शॉर्ट टर्म आपको। उससे भी मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम रील लोग देखते हैं बहुत ज्यादा, हाँ जी, हाँ तो जी। वो भी मतलब दिमाग खराब करती है इंसान में। प्लेजर ढूंढना है शॉर्ट टर्म। Pleasure, हाँ, pleasure, प्लेजर के लिए दुनिया आपको पता ही है हम्म। कि शॉर्ट टर्म के अंदर ज्यादा लोग ही चलते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर नहीं जाते कि मेरे को कोई ऐसा हो। अगर पढ़ाई का प्लेजर लेना शुरू कर दिए ना, बुक्स आर योर गुड फ्रेंड। Yes, अगर आप उनके साथ रहोगे, मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितना भी पढ़ोगे ना, बुक्स आर गुड फ्रेंड। तो एक तो ये आपको कभी उबने नहीं देगी, दूसरा ये आपको कभी पलट के नहीं देगी, और तीसरा ये कभी आपको मिस्टेक नहीं करेगी, आपके फंडे क्लियर करेगी। आप उससे जितनी अच्छी दोस्ती डालोगे, जितना डीप उसमें जाओगे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। लेकिन बुक पढ़ना इतना आसान थोड़ा होता है सारी। हाँ, ये है कि बैठना अब मुश्किल है। तो पॉडकास्ट भी चल गए लोग जैसे और मैं हाँ। मतलब मैं पहले बुक पढ़ता था, लेकिन मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, मतलब कान में जैसे ऑडियो पॉडकास्ट डाउनलोड कर लिया, अपने कान में लीड लगा ली। बट लेकिन बुक का बहुत फायदा होता है, बुक का मतलब आपको जैसे एक फोकस ही बढ़ाती है, फोकस मैं आपको बताता माइंड को हूँ। स्टेबल करती है। आप ई बुक पढ़ लीजिए, पॉडकास्ट सुन लीजिए। एक आप बुक ऐसे कीजिए, हाथ में पकड़ के बैठिए, उसके पढ़ने का और पॉडकास्ट सुनने का या ई बुक से मोबाइल में पढ़ने का जमीन आसमान का हाँ, फर्क है। क्योंकि वो सही बात बोली आप, क्योंकि जैसे आप रीडिंग कर रहे हो तो रीडिंग में आपका माइंड और आपकी बॉडी और आपकी आईज मतलब सारी एक जगह फोकस कर रही है। अगर आप जैसे ऑडियो सुन रहे हो तो आपका मतलब आंखें आपकी जैसे आंखें कहीं और, विजुअल कुछ और देख रहे हो आप, दिमाग आपका कहीं और चल रहा है, लिसनिंग कहीं और चल रही है, तो मतलब जो उसका प्योर वैल्यू है वो नहीं ले सकते आप। सही बात है। इसीलिए आइल्स का जो पेपर देते हैं ना इंडिया के अंदर लड़के, उनको बोलते हैं कि द ट्रिब्यून या टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर पढ़ो डेली। उससे रीडिंग और उनका थिंकिंग और उनके कई उसमें ये होते हैं कि नई वोकैबुलरी होती है, कैब होती है। हम कई मतलब concept माइंड और मसल्स का मतलब माइंड ब्रेन का और सबका एक जगह कंसंट्रेशन। हाँ, सही है, सही बोलिए आपने। अगर आपने कंसंट्रेशन कर लिया उसके ऊपर, सबसे बढ़िया है। चलो भाई फिर करते हैं कंप्लीट, वैसे बात करने के लिए बहुत कुछ था। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा तो कवर कर लिया आपने। बहुत कर मेरे ख्याल से लोगों को मतलब बहुत नॉलेज मिलेगी इस चीज से। जी 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 जी। और मतलब ये भी लोग समझेंगे गिव अप नहीं करना चाहिए कभी। गिव अप कभी लाइफ में नहीं करना है। और एक बात है, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट रहो, किसी के ऊपर डिपेंड मत करो। जो करना है खुद से करो। हाँ, ये बहुत सही बात हुई। चलो भाई वीडियो तो आज की यही कंप्लीट करते हैं। बाकी तो बहुत अच्छा लगा बात करके संधू साहब से। गहलोत साहब आपसे भी नाइस टू मीट हो यू। सका तो आप देखेंगे बाद में, और बहुत कुछ है तो इनसे सीखने के लिए यार, बहुत मतलब इनकी जितनी उम्र है ना, उम्र से ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो हो सका तो ट्राई करेंगे आगे फ्यूचर के। जी जी जरूर जरूर गहलोत साहब, खत्म करते हैं आज के लिए। हाँ जी। ओके।